हमारी 3 मांगें प्रमुख हैं और उन 3 मांगों में पहला ये है कि एक केंद्रीय कानून लाया जाए जिसमें जिसके जरिए एक केंद्रीय कानून लाया जाए जिसमें जिससे जिससे कि जो भी भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं हैं उनको क्रिमिनलाइज किया जाए और उनको रोका जाए। दूसरा, एनएफएस जो एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में नॉन फॉर्म सुटेबल की जो प्रथा चालू कर दी गई है उसको रोका जाए और ऐसा करने वालों को की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। और तीसरा, जो आरक्षण के नियम हैं उनका सख्ती से पालन हो, नहीं पालन होने पर एडमिशन में, रिक्रूटमेंट में, तमाम जगहों पे उनका अगर नहीं पालन होता है तो उसको भी क्रिमिनलाइज किया जाए। हमारी एक योजना ये है कि हम 17 तारीख को दिल्ली में 17 फरवरी को एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट रहेंगे, तमाम छात्र रहेंगे, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स और सिविल सोसाइटी के लोग इसको में पार्टिसिपेट करेंगे। और उस बीच में जो भी कहीं पे भी भर में आंदोलन हो रहे हैं, अगर आप उसमें सहभागिता लेना चाहते हैं तो लें, आपकी अपेक्षा है, लेकिन वो शांतिपूर्ण हो, अहिंसक हो, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। और 17 तारीख के बाद में 17 से लेकर 22 तारीख तक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने मुख्यालयों से पहुंचाएं। हम दिल्ली से पहुंचाएंगे, जो जमशेदपुर में वो वहां से पहुंचाएं, तमाम जगहों पर। ये हम लोगों की आगे की कार्य योजना है। इसके बाद में एक चीज जिससे बहुत डर रही है सरकार, उसको जेन ज़ी कहती है, और उनको लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं हो तो जेन ज़ी को भी थोड़ा डिवाइड किया जाए। तो ये जो कैंपस में किया गया है, ये तो हमारे लिए अच्छा है कि हम अपनी बात कहने के लिए मुखर हो गए। नहीं तो ये इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश के जो हमारे महामानव हैं, जिन पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से नजर आ रही है कि जिसको मानवता शर्मसार होती है। जिस एक चैनल के हमारे साथी ने कहा कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत, उसको समाप्त करने वाली है? उसको पढ़िए, उसमें जो कमिटी बननी है, दैट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लगभग 80 कॉलेज है, एक भी कॉलेज में SC ST OBC नहीं है। तो कौन है, आप समझ जाइए। ओबीसी को बस ओबीसी का इंक्लूजन है इस रेगुलेशन में, और उसका विरोध हो रहा है। इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि SC ST को हम लंबे समय तक बिना मजदूरी दिए भी दबा सकते हैं। ओबीसी अगर इनके साथ क्लब हो गया तो समाज बदल जाएगा, हमारा प्रिविलेज खत्म हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, पर्सनल अनुभवों से मैं आँख खुली रखता हूँ और देखता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कोई चैरिटी का मसला नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरिट जो है वो 3 चीज़ों से बनती है, इंटेलिजेंस से, एम्बियंस से और अपॉर्चुनिटी से। अब मैं काला हांडी से आता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन से। ट्रू। तो मैं काला हांडी से आता और आरके पुरम वाले DPS से मुझे कंपीट करना है, बहुत टफ है ये परसेप्शन इस देश के ब्राह्मणिकल इंटेलेक्चुअल्स सपोर्टेड बाय द मीडिया, फाइनेंस्ड बाय द कैपिटल एंड सपोर्टेड बाय देयर पॉलिटिकल लीडर्स ने क्रिएट किया है। हमारे जो तमाम प्रोफेसर्स, एक्टिविस्ट और जो तमाम छात्र नेता नाम और मोबाइल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मेरा नाम है मयंक यादव। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आयोजित करने जा रहे हैं। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आया था, जिस स्टे ऑर्डर के द्वारा यूजीसी की 2026 में लाई गई रेगुलेशंस को स्टे कर दिया गया है। उन रेगुलेशंस के बैकग्राउंड का
अगर मैं थोड़ा सा आपको इल्म दूं तो बीते कई सालों से बहुजन छात्रों SC ST OBCs की जो सांस्थानिक हत्याएं की जा रही थी, जिनमें प्रमुख नाम 2016 में रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और तमाम ऐसे सैकड़ों नाम जिनके साथ उच्च शिक्षा के संस्थानों में होने वाले भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी और उनके परिवार वालों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर, समाज ने तमाम दबाव डालकर, पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों के बाद एक रेगुलेशंस आई जो 13 जनवरी को नोटिफाई हुई और इन रेगुलेशंस के बाद में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे पूरे देश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, देश में चक्का जाम की कंडीशन आ चुकी है और पूरा भारत बंद हो चुका है, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। एक अंडे की दुकान तक बंद नहीं हुई थी। जो लोग 4-5 लोगों की संख्या, 20 लोगों की संख्या को मीडिया दिखाया गया कि जैसे सैकड़ों लोगों का हुजूम सड़क पर उतर चुका है इसकी खिलाफत में। मीडिया का नाम मैं पहले लिख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी, अकेडमिया और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ओपिनियन मेकिंग क्लास अपने आप को कहता है, उसने ऐसा माहौल बनाया कि इन रेगुलेशंस के लागू एक वर्ग का जीना दूभर हो जाएगा, फर्जी शिकायतों का दौर शुरू हो जाएगा। 29 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के रूप में हुई और उस स्टे ऑर्डर के दौरान जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, वो ऑब्जर्वेशन बहुजन समाज के लिए बहुत ही कंसर्निंग है। मैं शब्द कंसर्निंग यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही एहतियात के साथ में, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। जिस तरह की टिप्पणियाँ की गई, जिस तरह की रीजनिंग दी गई, उससे एक गहरी निराशा छाई है और उसके बाद हमें इन रेगुलेशंस के समर्थन में बोलने के लिए आन पड़ा है और ये सिर्फ हम नहीं, पूरे देश में एक भयंकर विरोध है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कंटेंट है ग्राउंड्स पर। तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं, देश के कोने कोने से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और इसी विषय में हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके संबंध में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, इसका नाम है समता संघर्ष समिति। कोई संगठन नहीं है वरन एक बैनर है। इसका काम होगा देश भर में इस तरह के जो जहाँ पे भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उन सब के साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, एक समन्वय स्थापित करना, ताकि इस आंदोलन की दशा और दिशा को ठीक रखा जा सके। रिक्वेस्ट करूँगा अशोक भारती जी से कि वो अपनी बात भारती का पूरा बड़ा जीवन है जो चुनाव के संघर्ष में निकल गया और हम कहेंगे वो अपनी बात को आगे बढ़ा सर। एक कागज आप सबको मेरा नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम अशोक भारती है और मैं जो ये संघर्ष के लिए समिति बनी है उसके लिए मैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरपर्सन की हैसियत से उनका यहाँ समर्थन करने आया हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालयों में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ जो भी संघर्ष होगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल यूनिवर्सिटी में लड़ेंगे बल्कि पूरे समाज को पूरे देश में इकट्ठा करेंगे और इस अन्याय को चलने नहीं देंगे। एक बात मैं ये कहना चाहता था, मैं 2-3 छोटी छोटी बातें मैं प्रोफेसर, बिकॉज मेरा बहुत सारा काम तो प्रोफेसर सुकुमार नायक जी ने ठीक कर दिया। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 4-5 इश्यूज हैं जिनको इस पूरे यूजीसी वाले मसले में हमें देखना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक
क्रिएटेड परसेप्शन और रियलिटीज के बीच में संघर्ष है। ये परसेप्शन इस देश के ब्राह्मणिकल इंटेलेक्चुअल्स सपोर्टेड बाय द मीडिया, फाइनेंस्ड बाय द कैपिटल एंड सपोर्टेड बाय देयर पॉलिटिकल लीडर्स ने क्रिएट किया है। क्रिएटेड परसेप्शन क्या है? सवर्णों के साथ भी भेदभाव होता है, सवर्णों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो प्रोफेसर सुकुमार नायक ने बताया कि हमारे पास ना सवर्णों के पास इस बात का कोई एविडेंस है कि उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है या उनके साथ कोई भेदभाव होता है। कोई डॉक्यूमेंट वो प्रूफ पेश नहीं कर सकते जिसमें उस बात को प्रमाणित कर सके। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी बनाम असलियत के बीच में लड़ाई है, एक चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने ये यूजीसी के हालांकि ये बहुत माइल्ड है, ये यूजीसी वाला जो रेगुलेशन है वो बहुत ही माइल्ड है, शामिल नहीं है उसमें, डिसेबल लोग शामिल नहीं है। ईडब्ल्यूएस भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार इस रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव में लिखा है, उसके बाद ही ह्यू एंड क्राई है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी जो लड़ाई है, भारतीय समाज की जो लड़ाई है, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई नहीं है। भारतीय समाज की जो लड़ाई है वो जस्टिस बनाम डोगमा के बीच में लड़ाई है। कुछ लोग जो सोचते हैं वो मानते हैं वही सच है, ये है डोगमा। तो ये, और हम जस्टिस के साथ हैं, हम डोगमा के साथ नहीं हैं। हजारों सालों से चलने वाले डोगमा को अब खत्म होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये थोड़ा सा आंदोलन की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख के मैं कहता हूं, मजबूत है। यही वो क्षेत्र है जहां नॉन ब्राह्मण मूवमेंट नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं, अगर ब्राह्मण मूवमेंट कर सकते हैं तो इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी भी इस पूरे हिस्से में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। हमें किसी से कोई डर नहीं है, ये बताना चाहते हैं। जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संस्थानों का, जुडिशरी का, मीडिया का, संसद का, पार्लियामेंट्री प्रोसेस का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, स्कूल का, टीचिंग का, मेडिकल का, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इनका डीसर्वेनाइजेशन, यानी सवर्णों से अलग इनका डीसर्वेनाइजेशन, और हमारी भाषा में इसको कहते हैं इनका डी ब्राह्मणाइजेशन करना जरूरी है। अगर इन संस्थानों का डी ब्राह्मणाइजेशन नहीं करेंगे, ये देश हमेशा जाति के नाम पे लड़ता रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर संदीप यादव से कि वो एड्रेस करेंगे। डॉक्टर संदीप यादव एसोसिएट प्रोफेसर है शामराव कॉलेज विश्वविद्यालय में, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और बहुत लंबे समय से दलित पिछड़ों के मुद्दों पर बात अपनी रखते आए हैं। कैसे आप? धन्यवाद मैम। जय भीम साथियों। ये जो पूरा मामला है वो एक जो साहित्यिक ग्रंथ है ना, महाभारत, मिथकीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसमें एक मोमेंट आता है जब दुर्योधन कहता है पांडवों को कि सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। वही वाला मामला है। ओबीसी को, बस ओबीसी का इंक्लूजन है इस रेगुलेशन में, और उसका विरोध हो रहा है। इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि SC ST को हम लंबे समय तक बिना मजदूरी दिए भी दबा सकते हैं। ओबीसी अगर इनके साथ क्लब हो गया तो समाज बदल जाएगा, हमारा प्रिविलेज खत्म हो जाएगा। ये जो विशेषाधिकार है ये उसका संघर्ष है। अब मैं आंकड़ों के साथ और व्यवहारिक उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अभी 10 दिन पहले मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया जो PhD के लिए ट्राई कर रहा था और वो दोनों आंखों से देख नहीं सकता है, ओबीसी है, और उसने एक विश्वविद्यालय का PhD का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, और
वो पूछ रहा था कि सर मेरी मदद करिए, मुझे सुपरवाइज़र ढूंढना है, क्योंकि वहाँ से मेल आया कि डिसेबिलिटीज़ स्टडीज़ में आप अपना सुपरवाइज़र खोज लीजिए। अब दिक्कत ये है कि वो सबको मेल कर रहा था, सब उसको मना कर रहे थे, सब ये कह रहे थे कि डिसेबिलिटी स्टडीज़ में हमारा कोई काम नहीं है। अब वो लड़का, स्वाभाविक है क्योंकि डिसेबिलिटी स्टडीज़ एक नई स्टडी की एरिया है। अच्छा, विश्वविद्यालयों में आप कहोगे कि स्पेशलाइजेशन के आधार पर हम रिसर्च स्कॉलर अपॉइंट करेंगे, हम लेंगे, हार्वर्ड और मानक रखोगे आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का और काम करोगे दूसरी तरह से, अब उसको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, उसकी पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का रिसर्च स्कॉलर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर से लियन पे था और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में पढ़ा रहा था। मेरा जो पहला रिसर्च स्कॉलर था उसने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी और उसको वो पीएचडी जमा करनी थी। मैंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ा नहीं था। 15 जुलाई 2015 को मैंने उस विश्वविद्यालय से को छोड़ा और फिर वापस अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग वीसी, मेरे पिछले वीसी का कार्यकाल खत्म हो गया और वहाँ एक्टिंग वीसी थे और उनको मैंने लिखा लेटर, समय की हेड और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने, वाइस चांसलर ने भी उसकी पीएचडी पे कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं दिया, हेड ने जमा नहीं होने दिया। हेड आप जानते हो उसी वर्चस्ववादी जाति से आती थी, उसका पीएचडी नहीं जमा, वो शेड्यूल कास्ट जाति का लड़का था। बाद में उसको कोर्ट जाना पड़ा, वो आया मेरे पास, मैं यहाँ था, कोर्ट गया, कोर्ट जाने के बाद 2 साल तक मामला चलता रहा। सुपरवाइज़र मैं ओबीसी था, उसका जो वकील था वहाँ से एक लोकल कोर्ट का जज था और बाद में प्रैक्टिस करता था सोरेन, और तीनों आदमी हम मिलकर, दिल्ली से हमारे एक और साथी थे तमिलनाडु के जो ओबीसी हैं, वो उन्होंने भी मदद की। इन सभी ने फ़ी नहीं ली उसकी। तब वो कोर्ट गया, लड़ता रहा। अंत में जब मामला ये आया कि वो जीत जाएगा तो विश्वविद्यालय उससे 2-3 दिन पहले उसने समझौता कर लिया, विश्वविद्यालय ने उसकी पीएचडी जमा की होने दी। और क्योंकि जो बाद में वीसी आए वो थोड़े बेहतर आदमी थे और वो सिंपैथेटिक थे इस मामले पे, उन्होंने समझौता कर लिया, पीएचडी जमा हुई, अवार्ड हुई। लड़का आज उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में परमानेंट नौकरी कर रहा है, प्रमोट भी हो गया, आगे भी जा रहा है। जाति का चमार था, सुपरवाइजर अहिर और वकील जो था वो सोरेन, आदिवासी। ये स्थिति थी कि आपको पीएचडी अगर बिना कोर्ट जाए आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप क्या कर लोगे? कैसे इतने कितने बच्चे मैंने कोर्ट जा पाते हैं, फीस दे पाते हैं? आप नहीं समझते हो, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उसमें जो ज़्यादातर कब्जा है इन्हीं लोगों का है। तो दिक्कत ये होती है कि उस स्पेस में उसकी आवाज़ उठाना, वो बहुत उनके, एक तो वो झूठ मूठ की अपनी एकेडमिक नॉलेज से उनको आतंकित करके रखते हैं, ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि बच्चा आपके सामने आ ही नहीं पाता है। झूठ मूठ का, जो भी नॉलेजेबल आदमी नहीं है वो झूठ मूठ का माहौल बनाता है। जो नॉलेज रखेगा वो डेमोक्रेटिक होगा। आप वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, इतना उत्पीड़न है कि ओबीसी तो ऐसा समाज है जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है। ओबीसी लड़कियों का पीएचडी, साइंस में जाइए आप, किस तरह की साजिशें होती हैं, कितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। आपको मालूम है पूरे भारत में 1178 इसी के आसपास विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 700 से कुछ कम केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालय हैं। उसमें कितने वाइस चांसलर हुए हैं? आप 10 साल में तो थोड़े मोड़े हुए भी हैं, उससे पीछे चले जाइए, किसकी सरकार थी किसकी नहीं सरकार थी, आप देखिए कितने वाइस चांसलर हुए हैं। क्या ये लोग, अगर ये लोग वाइस चांसलर नहीं बन रहे हैं, प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं, तो सीरियसली कुछ गड़बड़ नहीं है? क्या बीमार नहीं है देश? 78 साल की आबादी के बाद, जापान का छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, 12 करोड़ की आबादी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आप 150 करोड़ की आबादी है। क्या किया जापान ने? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे दोस्त हैं जो प्रिंसटन में पढ़ाते हैं, उनकी किताब है, आप डेटा निकाल सकते हैं वहां से, और वो साफ साफ बताते हैं कि जापान ने सबसे पहले स्कूल्स खोले, फिर जब सब लिटरेट हो गए तो उसने यूनिवर्सिटीज़ खोली, यूनिवर्सिटीज़ खोल के सबको एम्पावर्ड किया। वहाँ जो एक लेबरर है ना, सिंपल सा, वो 14 साल की ट्रेनिंग करता है, पढ़ाई करता है। हमारे देश में 8 साल तक लोग पढ़ते लिखते हैं जो मतलब लेबर का काम कर रहे हैं या फिर स्किल्ड लेबर भारत क्लेम करता है। तो आप देखिए कि कितनी बुरी हालत है। हमारे IITs, IIMs, कितना इन्होंने क्या काम किया। आप कहते हो कि हमारा जीन सर्वश्रेष्ठ है, आपने कितने नोबेल जीते हैं? मैंने अंग्रेजी में आप कह रहे हो कि मेल करो हमको डिसेबिलिटी स्टडीज़ में और हम तुमको पीएचडी कराएंगे। अंग्रेजी के जो डिपार्टमेंट्स हैं इस भारत देश के, उन्होंने कितने नोबेल जीते हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लास्ट 1913 में जीता था, वो कोई एकेडमिशियन नहीं थे। नोबेल कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन बुकर भी कोई जीत के दिखाया हो तो बताए मुझे, नाम ले ले। पुलित्जर भी दिखाया हो जीत के तो बताए मुझे। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरिट आपके लिए दूसरे पैरामीटर्स हैं, इनके लिए दूसरे पैरामीटर्स हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप देखिए 45,000 कॉलेजेस हैं,
उसमें 35% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 16,000 18,000। मेरिट सब बोगस कॉन्सेप्ट है, बेकार की बातें करते हैं ये लोग। ये आप जो कॉलेजेस है 35% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी जो 65% कॉलेजेस हैं उसके 90% मालिक कौन है? वो आप मालूम है, ये जो रेगुलेशन आया उसमें सबसे पहले रील बनाई ब्रजभूषण शरण सिंह ने। रील बना के उन्होंने बताया कि देखिए हमारे घर में ये फलाना फलाना जाति का कोई भेदभाव होता है। अगले दिन उसी की जाति पूछते हुए एक वीडियो वायरल हो गई। वो आप जाके पता करिए, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन का इलाका ओबीसी बाहुल्य इलाका है। 4-5 जिले बस्ती, बहराइच, गोंडा इतने हर मानक में पीछे हैं कि आपकी कल्पना से परे हैं। और वहां वो व्यक्ति बहुत बड़ा शिक्षा माफिया। वही नहीं, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी स्कूल्स का जो ऑपरेशन है कौन करता है आप पता करिए। तो ये स्कूल ओबीसी के क्यों नहीं है? आपको मैं बताता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, पर्सनल अनुभवों से मैं आंख खुली रखता हूं और देखता हूं। मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कोई चैरिटी का मसला नहीं। मैं जानता हूं कि मेरिट जो है वो 3 चीजों से बनती है, इंटेलिजेंस से, एम्बियंस से और अपॉर्चुनिटी से। अब मैं काला हांडी से आता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन से। ट्रू। तो मैं काला हांडी से आता और आरके पुरम वाले डीपीएस से मुझे कंपीट करना है, बहुत टफ है ये सब बातें आपको बताई जाती हैं जो बताई नहीं। आप ब्लैक्स जिनकी बात करिए, आप अमेरिका में क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन पूरी दुनिया में चल रहा है, चाहे वो अमेरिका सुपर पावर कभी होता ही नहीं। चीन भी कभी सुपर पावर नहीं होता अगर वो अपनी डिसेंट्स को एड्रेस नहीं करता। तो अमेरिका में अब देखिए ना, जॉर्ज वाशिंगटन कारवार कौन था जरा पता करिएगा। ऐसा साइंटिस्ट जिसने पीनट और एग्रीकल्चर में ऐसी रिवॉल्यूशन ला दी। एक ब्लैक आदमी था जो 15 साल तक एक स्लेव का जीवन उसने जिया। गोल्ड कौन जीतता है अमेरिका के लिए ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा? आप पता करिए। मेरिट बेकार की बातें करते हैं लोग। मेरिट ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसकी आड़ में हर कुकर्म को जस्टिफाई किया जाता है भारत में। साथियों, मेरा यही कहना है कि इन 65% जो 90% मालिक हैं, तमाम तरह की चीजें, आप विश्वविद्यालयों में ओबीसी की जो स्थिति आप देख लीजिए, ओबीसी चारों स्ट्रक्चर में गायब है। विश्वविद्यालयों में 4% प्रोफेसर हैं, कोई डेटा नहीं है। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं इस देश में? 28% खाली हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है। बहुत सारे लोग समझते हैं अपने को कि बहुत इंटेलिजेंट, हम जेएनयू आ गए, हम डीयू आ गए, हम नौकरी लग गई तो हम बहुत इंटेलिजेंट है। आप 10 लाख लोगों में आईएएस बन जाते हो। 150 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ की आबादी ओबीसी की है। 1 करोड़ 62 लोगों का एनरोलमेंट है खाली, बस 1 करोड़ 62 लाख लोगों का एनरोलमेंट है। 62 लाख दलित बच्चों का है। आबादी कितनी है? आदिवासियों की 26 लाख का एनरोलमेंट है बस। अगर ये पढ़ने लग जाए तो 10 करोड़ में जो सिविल सर्विस कंपीट करके आएगा, वो सोचिए कैसा होगा। क्या कंपटीशन है, कैसा कंपटीशन है? जो 12वीं पास कर रहे हैं उसमें खाली 28 लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। उस 28 में 10 लोग क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, 18 लोग ऐसे ही बस कॉपी लेके घूमते हैं। कॉपी लेके घूमते हैं लिटरली। उनका कोई आउटपुट नहीं है। वो उनको कितनी नौकरियां मिल रही हैं इसका पता करिए आप। तो कुल मिला के मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि चाहे वो जुडिशरी हो, जुडिशरी में लोग कहते हैं कि जाति डिस्क्रिमिनेशन पे क्या काम हुआ, जुडिशरी के भीतर जाति की डाइवर्सिटी पे कितना काम हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक ही जाति के 48% जज हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, एक जाति के, और वहां से तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, चाहे वो विधायिका हो 10%। अब देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन का मसला देख लीजिए कि अब मैं कहूं कि इस देश में अपर कास्ट आबादी 9% है तो आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं है। कोई आंकड़ा नहीं है। पूरे भारत में आबादी अगर 10% है तो 10% का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है उनका, 100% रिजर्वेशन है। अगर 15% भी मान लीजिए तो 66% का रिजर्वेशन है, जो भारत में किसी भी तबके के लिए सबसे ज्यादा है। और उस पर भी संसाधनों पर 3 माने जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं उसमें इंफॉर्मल मीडिया भी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। विधायिका में इसी 10% लोगों के 42%, 43% एमपी हैं जो कानून बनाते हैं इस देश का। आप नहीं समझते हो कि इस देश के साथ कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है? आपको नहीं लगता है कि इस देश के साथ बहुत बड़ी समस्या है? आप कह दो कि विश्वगुरु का नारा उछाल दो, आप कह दो कि अमेरिका से ग्रेट है, क्या हकीकत में आप छोड़ पाओगे कभी अगले 100 साल तक? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपके पास कोई तर्क है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय मंडल, जय कर्पूरी। थैंक यू मयंक। आज कई साथियों के नाम तो मयंक जी ने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और भी साथी हैं यहाँ, क्योंकि मसला इतना गंभीर है और तमाम बहुजनों, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी के दिलों की बात है। तो हमारे एक वरिष्ठ साथी डॉक्टर अनिल जयहिंद भी यहाँ हैं, जो हमारे जेएनयू के कई साथी फायर ब्रांड
विमेन एक्टिविस्ट प्रियंका जी हैं, डॉक्टर कंचना हैं, जयंत हैं, एडवोकेट धर्मवीर हैं, एडवोकेट श्रेय हैं, और भी कई साथी हैं। मैं इसलिए उनका नाम लिया हूं कि ये संवाददाता सम्मेलन सिर्फ नहीं है, एक ऐसे लोगों का भी आज यहाँ पर उपस्थिति दर्ज है जो लोग इन बातों को तमाम पूरे देश में रखते हैं। मैं चंद दो चार लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले देखिए, एक आदेश आता है, उसके पहले जो यूजीसी है उसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। 5 other institutions will join to make one institution. UGC will no longer exist, but there is a law regulation which is creating sort of great anxiety among certain section. कौन लोग इसको लेके आगे आए? एक बाबा लेके आगे आए, विश्वविद्यालय के लोग नहीं थे। बाबा ने मोदी जी से पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, अरे मांग लेते किसी और से। एक चैनल के हमारे साथी ने कहा कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत उसको समाप्त करने वाली है? उसको पढ़िए, उसमें जो कमिटी बननी है दैट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लगभग 80 कॉलेज है, एक भी कॉलेज में SC ST OBC नहीं है। तो कौन है आप समझ जाइए। ही विल डिसाइड कि आपके खिलाफ जो भी बात हुई है वो दुर्भावनाग्रस्त है कि नहीं जातिगत। उसके पहले 2012 में थोराट साहब ने 22 पॉइंटर्स दिए थे कि अगर ये बातें होती हैं तो इसको माना जाए कि जातिगत दुर्भावना से ग्रसित है, उसको हटा दिया गया। द कमिटी विल डिटरमिन कि आपके खिलाफ जो हो रहा है वेदर दैट इज कास्ट बेस्ड और नॉट। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्त हमला हो जाएगा। कोर्ट में क्या हुआ? Everybody knows that the government lawyer did not even get up to argue. 2 ब्राह्मण जजों ने फैसला एक तरफा दे दिया, रोक दो। उसके पहले EWS रोका था, पूरी तरह संवैधानिक EWS पे रोक लगी थी। हाँ, मंडल कमीशन पे रोक लगा था, 2 साल 2.5 साल तक लगा रहा। राम जेठमलानी ने लड़कर उसको दिलवाया, एक भी क्लॉज उसमें गलत जब नहीं पाया तो क्रीमी लेयर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें लगाया गया। तो ये बातें तो है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इस समय क्यों लाया गया, क्यों देश में ऐसा क्या माहौल बन गया। एक चीज जिससे बहुत डर रही है सरकार, उसको जेन ज़ी कहती है, और उनको लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं हो तो जेन ज़ी को भी थोड़ा डिवाइड किया जाए। तो ये जो कैंपस में किया गया है ये तो हमारे लिए अच्छा है कि हम अपनी बात कहने के लिए मुखर हो गए। नहीं तो ये इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश के जो हमारे महामानव हैं, जिन पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से नजर आ रही है कि जिसको मानवता शर्मसार होती है, जिससे जितनी विभत्स चीजें हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है और वो अपनी छवि फिर से ओबीसी प्रो ओबीसी शायद बनाना चाहते हो। लेकिन जब ओबीसी का नाम हटाया गया तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं हुई। 2012 के उस दंत विहीन आदेश को पुनः लागू किया गया। तो ये खेल जो चल रहा है ये युवा और इस देश के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आपने सभी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जितनी सारी तमाशा करनी थी कर रहे हैं।
हो सकता है आपकी नजर जाति जनगणना जो हो रही है उसको भी डिरेल करने की हो, और हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना में जो ओबीसी नहीं ऐड किया गया है, फर्स्ट जो उसके क्वेश्चनर रिलीज हुए हैं 12 नंबर में, उसको पुनः शामिल किया जाए। और इस जो दिख गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस दुर्भावना का विरोध पूरे देश में होगा। मैं अपने साथी मयंक जी और यहाँ जितने बैठे लोग हैं, चाहे अशोक भारती जी हो या प्रोफेसर सुकुमार हो, सभी लोगों को मैं समझता हूं कि आप एक सम्मिलित रूप से किसी एक एक्शन प्लान की घोषणा कीजिए, पूरे देश वो फॉलो करेगा। जय संविधान। जो प्रोग्राम है हम वो पहले डिक्लेयर करना चाहते हैं ताकि उसमें अपनी बात रख पाएं। प्रोग्राम जो हम लोगों ने तय किया है इसको आगे बढ़ाने के बाद में वो इस तरह है कि हमारी 3 मांगें प्रमुख हैं, और उन 3 मांगों में पहला ये है कि एक केंद्रीय कानून लाया जाए जिसके जरिए एक केंद्रीय कानून लाया जाए जिसमें जिससे कि जो भी भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं हैं उनको क्रिमिनलाइज किया जाए और उनको रोका जाए। दूसरा, एनएफएस जो एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में नॉन फॉर्म सुटेबल की जो प्रथा चालू कर दी गई है उसको रोका जाए और ऐसा करने वालों को की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। और तीसरा, जो आरक्षण के नियम हैं उनका सख्ती से पालन हो, नहीं पालन होने पर एडमिशन में, रिक्रूटमेंट में, तमाम जगहों पे उनका अगर नहीं पालन होता है तो उसको भी क्रिमिनलाइज किया जाए। इसके अलावा हमारी एक योजना ये है कि हम 17 तारीख को दिल्ली में 17 फरवरी को एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट रहेंगे, तमाम छात्र रहेंगे, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स और सिविल सोसाइटी के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उस बीच में जो भी कहीं पे भी भर में आंदोलन हो रहे हैं, अगर आप उसमें सहभागिता लेना चाहते हैं तो लें, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन वो शांतिपूर्ण हो, अहिंसक हो, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। और 17 तारीख के बाद में 17 से लेकर 22 तारीख तक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने मुख्यालयों से पहुंचाएं। हम दिल्ली से पहुंचाएंगे, जो जमशेदपुर में वो वहाँ से पहुंचाएं, तमाम जगहों पर। ये हम लोगों की आगे की कार्य योजना है। इसके